हेलो एवरीवन, दिस इज एन के शर्मा हियर। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में, जिसमें काप्स मछली के कल्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। काप्स की कौन कौन सी प्रजातियां को आप एक साथ कल्चर कर सकते हैं, और स्टॉकिंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक पूरे तालाब मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो स्टूडेंट्स और फार्मर्स दोनों के लिए है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो हमेशा मैं लाता रहूंगा, और एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड मैं हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा इस चैनल पे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि काप्स मछली में क्या क्या मछलियाँ आती हैं। तो इसमें कतला, रोहू और मृगल, तीन जो है इंडियन मेजर काप्स है, मतलब इंडिया की नेटिव है। और तीन जो है सिल्वर काप्स, ग्रास काप्स और कॉमन काप, ये तीनों जो है चाइना के नेटिव है। ये मोस्टली चाइना में पाई जाती है, लेकिन इंडिया में इसको लोग कल्चर करते हैं। और इन 6 मछलियों को हम लोग एक साथ कल्चर कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और इसको हम लोग पॉलीकल्चर कहते हैं या फिर कंपोजिट फिश कल्चर। इंडिया में अगर देखा जाए तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, जो मीठा जल का जो रिसोर्सेज है, 2.3 मिलियन हेक्टेयर है, जिसका सिर्फ और सिर्फ 40% यूटिलाइज होता है काप्स फार्मिंग के लिए। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस पे विशेष ध्यान दे रही है, और सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है अप टू 60% तक। इंडिया में हम लोग कल्चर करके, या फिर काप्स मछली का हम लोग कल्चर करके 4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि एवरेज होता है, ये हर जगह होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग साइंटिफिकली करें, पूरे अच्छे से जानकारी ले करके करें, तो 6 to 7 टन तक इसको हम लोग कल्चर कर सकते हैं। सेम इंटेंसिव कल्चर में, अगर इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं आप लोग, तो एबव 10 टन चला जाएगा, 10 टन से भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। हम लोग इसमें देखेंगे कि जो 6 मछलियाँ हैं जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, और लोग सबसे ज़्यादा इस 6 मछलियों को कल्चर करते हैं, वो है कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कमन कार्प। इनका फीडिंग हैबिट क्या है और क्या खाते हैं, इस पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो कतला जो है वो फिल्टर फीडर होता है। फिल्टर फीडर यानी कि पानी में कोई चीज़ अगर है तो उसको ये फिल्टर कर लेता है। मोस्टली ये जू प्लैंक्टन पे फीड करता है। और सरफेस फीडर है। ये सरफेस फीडर यानी कि पानी के सबसे ऊपरी भाग में ये रहता है, और वहीं पे ये भोजन करता है। रोहू जो है वो कॉलम फीडर है, यानी कि पानी का जो मध्य भाग है, यानी कि बीच वाला भाग है, उसमें ये रहता है, और वहीं पे ये खाता भी है। वेजिटेबल्स भी खा सकता है ये। वेजिटेबल्स डेब्रिज जो होता है, यानी कि जो सब्जी का जो बच जाता है उसे उसको खाता है। या फिर कोई डिट्राइटस वगैरह है जो सड़ता हुआ जो सब्जी वब्जी रहता है उसको भी खा लेता है ये। मृगल को देखें हम लोग, तो मृगल जो है ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस यानी सब चीज खाता है ये। इट कैन कंज्यूम डीके प्लांट एंड एनिमल्स मैटर। सब पौधा और एनिमल्स दोनों का अवशेष खाता है। एल्गी भी खा सकता है ये। और ये बॉटम फीडर है, यानी कि पानी के सबसे निचले भाग में रहता है। इसलिए इन तीनों मछलियों को हम लोग एक साथ कल्चर कर सकते हैं, जिससे आपका पानी पूरा यूटिलाइज होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। सिल्वर कार्प भी फिल्टर फीडर है, और ये फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करता है। ये भी सरफेस फीडर है। ग्रास कार्प जो है ये वेजिटेबल्स पे फीड करता है। मोस्टली ये प्लांट्स को खाता है, और ये ग्रेजर्स के रूप में जाना जाता है। जैसे गाय और भैंस चरती है, उसी तरह से ग्रास कार्प भी घास को चरती है। तो अगर पानी में बहुत ज्यादा एक्वेटिक वीड्स, यानी कि अ, जल वाला जो पौधा होता है, वो अगर बहुत ज्यादा हो गया है, तो ग्रास कार्प उसमें डाल दें, उसका ग्रोथ अच्छा होगा। कॉमन क्रॉप्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ये ओमनीवोरस होती है, और ये बॉटम फीडर होती है, यानी पानी के सबसे निचले भाग में पाया जाता है। तो हम लोग ने जहाँ जैसे कि देखा है, यहाँ पे जो 6 मछलियां हैं, 6 का जो हैबिटेट है वो अलग अलग है। कोई मछली पानी के ऊपर है, कोई मछली पानी के बीच में है, कोई मछली सबसे नीचे वाले भाग में रहती है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कतला ये है, ये रोहू है, ये मृगल है, ये सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, और ये कॉमन कार्प है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि तालाब में जो डालेंगे इनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे जरूरी है इनका रेशियो मेंटेन करना। अगर हम लोग एक पार्ट ये जो फिक्स्ड रेशियो में अगर नहीं डाल रहे हैं तो क्या होगा कि फीडिंग कंपटीशन हो जाएगा और साथ में स्पेस के लिए भी कंपटीशन होगा, यानी कि इनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा मूवमेंट के लिए। अगर मूवमेंट नहीं करेगी तो इनका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा और फीड कंजम्पशन रेट भी बढ़ जाएगा। तो इसका जो रेशियो होता है, अगर कतला रोहू मृगल अगर हम लोग कर रहे हैं, आईएमसी का अगर कल्चर कर रहे हैं, तो 40% जो है हमारा होगा कतला और 30% जो होगा वो रोहू होगा और 30% जो होगा वो क्या होगा, मृगल होगा, इन तीनों मछलियों का। लेकिन अगर हम वही चाइनीज मेजर कार्प यानी फिर ईएम से एक्सोटिक मेजर कार्प अगर कल्चर कर रहे हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, तो इसमें भी यही रेशियो हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर हम लोग 4 मछलियों का एक साथ कर रहे हैं, जैसे कतला, रोहू, मृगल, साथ में अगर कॉमन कार्प कर रहे हैं, तो इसका रेशियो बदल जाएगा। 30% कतला, 30% रोहू, 20% मृगल और 20% कॉमन कार्प। कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, अगर ये 6 मछलियों का अगर हम एक साथ कल्चर कर रहे हैं तो इसका रेशियो कुछ इस तरह से होगा, जैसे 15% कतला, 20% रोहू, 15% मृगल, 15% सिल्वर कार्प, उसके बाद 15% ग्रास कार्प एंड 20% कॉमन कार्प। तो हम लोग देखते हैं प्री स्टॉकिंग प्रिपरेशन ऑफ द पॉन्ड, यानी कि तालाब में मछली डालने से पहले हम लोग क्या क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे हम लोग का प्रोडक्शन अच्छा हो। तो सबसे पहला बात है कि कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड और इसका इरेडिकेशन ऑफ प्रीडेटर्स एंड पेस्ट फिशेस। यानी कि सबसे पहले है जो पानी में जो बहुत ज्यादा जो पौधा हो जाता है, घास पतवार हो जाता है, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को ड्रेन करता है, प्लस स्पेस भी ले लेता है, जिसकी वजह से मछली को ना ऑक्सीजन मिल पाता है और ना ही मूवमेंट के लिए स्पेस मिल पाता है, तो ग्रोथ अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए इसको निकालना जरूरी है। जो प्रीडेटर्स होते हैं जैसे स्नेक हो गया, फ्रॉग्स हो गया, इसको भी निकालना जरूरी है। और पेस्ट फिशेस यानी कि जो पोठिया वगैरह है, गरई है, मांगुर है, ये सब के सब आता है हमारा वीड फिशेस में और प्रीडेटरी फिशेस में। तो इसको भी निकालना जरूरी है, नहीं तो ये स्पेस और फीड दोनों के लिए कंपटीशन करेगा और फिश का ग्रोथ आपका अच्छा से नहीं होगा। द पॉन्ड शुड बी ड्राइड अंटिल बॉटम सॉइल क्रैक, यानी कि पॉन्ड को ड्राई करना जरूरी है कल्चर करने से पहले। तब तक ड्राई करना है जब तक उसका जो नीचे वाला जो भाग है, तल है जो पॉन्ड का, वो क्रैक ना कर जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से क्रैक ना कर जाए, ठीक है, इस तरह से क्रैक ना कर जाए, तब तक ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद इसको डिसिल्टिंग करना है। डिसिल्टिंग यानी कि ऊपरी वाला जो 3 से 4 सेंटीमीटर है, 3 से 4 सेंटीमीटर जो ऊपरी वाला भाग है, इसको निकाल देना है, ताकि जो भी उसमें पहले अगर कल्चर किया गया हो तो उसमें जो दवाई नीचे बैठा हो या फिर जो फीड बैठा हो या फिर ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर बैठा हो, वो बाहर निकल जाए, ताकि अगला बार जो पानी डाले उसका क्वालिटी अच्छा से मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो जब सूख जाएगा, क्रैक कर जाएगा, डिसिल्टिंग कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग 200 से 500 केजी पर हेक्टेयर तक हम लोग उसमें लाइम अप्लाई करेंगे, यानी चूना अप्लाई करेंगे। और चूना अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको जोत देंगे। इससे क्या होगा, जोतने से क्या होगा, जो टॉक्सिक गैसेस जो होगा, यानी कि जो जहरीली गैस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब बाहर निकल जाएगा मिट्टी से। तो बाद में अगर हम लोग उसमें पानी डाल रहे हैं तो पानी में नहीं मिलेगा। बाद में इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, जो ये जो स्टेप है, ये मेनली स्टेप होता है पॉन्ड को स्टरलाइज करने का। पॉन्ड को स्टरलाइज करने से क्या होगा कि जो उसमें जो पहले से जो मछली थी, वीड फिशेस या फिर इंसेक्ट्स या फिर स्नेक्स या फिर रैट्स, ये सब बाहर निकल जाएगी। आफ्टर फिलिंग द पॉन्ड विथ वाटर, पॉन्ड को पानी से फिल करने के बाद, जैसे पानी कितना फिल करना है, तो इसमें 1.5 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा नहीं करें, नहीं तो उससे क्या होगा कि मछली का माइग्रेशन मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो फिर अच्छा से नहीं ग्रो करेगा। और इतना पानी से भरने के बाद फिर क्या करना है, 3 से 4 टन गाय का गोबर अप्लाई करना है, यानी काउडंग अप्लाई करना है। और इसका जो डोज होगा 15 से 20 दिन पहले दिया जाएगा स्टॉकिंग से, यानी कि 3 से 4 टन जो गाय का गोबर हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे पॉन्ड में 1.5 मीटर पानी भरने के बाद, वो 15 से 20 दिन पहले अप्लाई करेंगे स्टॉकिंग से, यानी उसमें बीज डालने से पहले। अगर गाय का गोबर नहीं डाल रहे हैं, अगर पोल्ट्री का ड्रॉपिंग्स या फिर डक का ड्रॉपिंग्स डाल रहे हैं, तो 1.5 से 2 टन तक पर हेक्टेयर आप डाल सकते हैं।
और अगर बहुत ज्यादा अगर उसमें अगर मछली है, एक्वेटिक वीड है और हम पानी नहीं निकाल सकते हैं, तो उस केस में महुआ ऑयल केक हम लोग डालते हैं। महुआ ऑयल केक जब डालते हैं तो उसके 15 से 20 दिन बाद हम लोग उसमें फिर स्टॉकिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि 15 से 20 दिन में महुआ ऑयल केक का जो जहर होगा वो खत्म हो जाएगा पानी से। ये महुआ ऑयल केक डालने का एक फायदा ये है कि ये फिश को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में जो फिश को मारता है उस फिश को आदमी खा सकता है, उससे कोई हार्मफुल नहीं है। और साथ ही में ये बाद में फर्टिलाइजर्स का भी काम करता है। आप जैसे देख लिए हैं ड्राइंग एंड डिसिल्टिंग। देखिए यहाँ पे ग्रास कार्प कैसे एक्वेटिक वीड को कंट्रोल कर रही है। बहुत ज्यादा अगर घास पतवार हो गया है तो या तो बाहर निकाल दीजिए, ऐसे पूरा छान छान करके बाहर निकालना पड़ेगा, और नहीं तो फिर उसमें ग्रास कार्प डाल दीजिए, तो ग्रास कार्प सारे घास पतवार को खा जाएगी और उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। 8 से 10 महीना में 3 से 4 किलो तक बढ़ जाती है। 3 से 4 केजी इसका ग्रोथ रेट है ग्रास कार्प का। साथ में हम लोग देखते हैं कि अगर तालाब का पानी नहीं निकाल सकते हम लोग, तो उसमें पीसीसाइड्स डालेंगे, यानी मछली को मारने का जो जहर है, जिसमें हम आपको महुआ ऑयल के बारे में बता दिए हैं। इसका डोज 250 ppm तक रखना है, और टी सीड के भी डाल सकते हैं जिसका डोज 75 से 100 ppm तक रखना है। इसको डालने से पहले हम लोग केक को क्या करते हैं, यानी जो खल्ली है, खल्ली को क्या करते हैं 2 से 3 घंटा पानी में भिगो करके रखते हैं, और उसके बाद से उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि सैपोनिन नाम का एक जहर होता है जो कि 20 से 25 दिन तक पानी में रहता है। अगर 20 से 25 दिन से पहले अगर आप इसमें मछली का सीड डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मछली आपका मर जाएगा और ग्रो नहीं होगा। साथ में एक और है डेयरी रूट पाउडर। ये 4 से 20 ppm तक डालते हैं। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसका लोग यूज बहुत कम करते हैं। सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो है महुआ ऑयल केक है, और इसका भी टॉक्सिसिटी 20 दिन तक रहता है। और ये बेंथोस ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारा घोंघा वगैरह है उसके लिए भी, उसको भी मार देता है, इंसेक्ट्स को भी मार देता है, और साथ में जू प्लैंक्टन्स को भी मार देता है। तो इसको ना ही यूज करें, महुआ ऑयल केक यूज करें, ज्यादा बेटर होगा। ये हमारा कुछ प्रीडेटरी फिश है, जैसे स्नेकहेड हो गया। प्रीडेटरी फिश यानी कि अगर पहले से उसमें गरई है, ये गरई है, सिंघी है, मांगुर है, ग्वारी है और पाबदा है। अगर ये सब मछली पहले से अगर उसमें है, अगर आप उसमें बीज डाल रहे हैं, तो आपके सारे बीज को, सारे मछली को, मछली का जो बच्चा आप डालिएगा उस सबको ये लोग खा जाएगी। तो इसलिए क्या है, प्रीडेटरी फिश है। प्रीडेटरी यानी शिकारी है, शिकारी है, पूरा मछली के बीज को खा जाएगी। और ये सब जो है जैसे क्लाइंबिंग पर्च है, डेरवा है, पोठिया है, और भी बहुत सारे होते हैं छोटी छोटी मछलियां, जो कि क्या है, वीड फिश है। क्या है, वीड फिश, वीड फिश। इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, और साथ ही में ये आपके जो फीड डालिएगा आपके मछली के लिए, उसके फीड के साथ ये कंपटीशन करेगी, प्लस स्पेस के साथ भी। और आपका मछली का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, और ये लोग सारा भोजन उसका खा जाएंगे। कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स अगर हम लोग देखें, यानी कि पानी में पाए जाने वाला कीड़ा का कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले नंबर बात है कि ये जो इंसेक्ट्स है, आपका जो कार्प्स का जो स्पॉन रहेगा उसको ये खा जाएगा, साथ में फ्राई को भी मार सकता है, और साथ में इंसेक्ट्स जो है आपके मछली के बॉडी में छेद करके उसको मार देगी, उसको काट करके, छेद करके, जो भी इन्फेक्शन फैला करके मार देगी। और साथ ही में इसके कारण क्या होता है कि कंपटीशन भी बढ़ता है ऑक्सीजन का, क्योंकि ये लोग ऑक्सीजन ड्रेन करते हैं, और ये लोग चूंकि सरफेस पे रहते हैं और ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, तो इसको कंट्रोल करना उतना टफ नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सोप ऑयल इमल्सन, ये हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें 56 किलो सोप, साबुन, जो भी है, और जो झागदार हो सके, कोई भी चीज, सरफ भी, और 18 kg कोई भी सस्ता सा ऑयल लेकर के, वेजिटेबल ऑयल्स लेकर के, तेल लेकर के, मिला करके आप लोग पानी पे छिड़काव कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि पानी का सरफेस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा और इन लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और इनका रेस्पिरेटरी अपरेटस जो है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने वाला जो इनमें सिस्टम होता है, वो डैमेज हो जाएगा, ये लोग मर जाएंगे। और अगर कंट्रोल करना है हमें स्नेल्स को, यानी घोंघा को, एक बात और इसमें एक्वेटिक इंसेक्ट्स में, जैसे कि इसको अप्लाई कब करना है, तो 12 से 24 घंटा पहले अप्लाई करना है, स्टॉकिंग से पहले, ताकि अच्छे से पूरा इंसेक्ट्स मर जाए।
अगर स्नेल्स को कंट्रोल करना है यानी घोंघा को कंट्रोल करना है तो हम लोग बनाना लीव्स यानी कि केला का पत्ता या फिर नेट हो गया, नाइट में लगा के हम लोग रख देंगे और उसमें अटैच कर जाएगा घोंघा और सुबह हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग देखें तो स्टॉकिंग डेंसिटी क्या हो सकती है। अगर हम लोग ग्रो आउट पॉन्ड में स्टॉक कर रहे हैं सीधे मतलब मछली बेचने के लिए, अगर डायरेक्टली हम लोग कल्चर कर रहे हैं तो फिंगरलिंग स्टॉक करना है हमको 5 से 10,000 पर स्क्वायर मीटर। सॉरी ये डाटा यहाँ पे गलत है, 5 से 10 नंबर पर हेक्टेयर होता है, पर हेक्टेयर होता है, 5,000 से 10,000 नंबर पर हेक्टेयर होता है। ये डाटा मैंने गलत टाइप कर दिया है यहाँ पे। और फिंगरलिंग स्टॉक कर सकते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस साइज का मछली। स्टॉकिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्लेमेटाइज करते हैं। अगर मछली का कोई सीड लाए हैं तो उसको एक्लेमेटाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग एक्लेमेटाइज नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि वो मछली का जो बीज है वो मरने लगेगा, जो बच्चा है वो मरने लगेगा और आपका लॉस हो सकता है। Stocking density of 5,000 fingerlings per hectare is recommended to get the production of 3 to 5 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। 5,000 अगर स्टॉकिंग डेंसिटी अगर आपका है पर हेक्टेयर में तो 3 से 5 टन मछली आपको मिलेगा पर ईयर। ये जो है ज्यादा इसमें मैनेजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सटेंसिव कल्चर है। लेकिन अगर आप इंटेंसिव में जा रहे हैं जैसे सेमी इंटेंसिव कल्चर करिएगा तो इसको आप 8,000 से 10,000 फिंगरलिंग पर हेक्टेयर तक कर सकते हैं, जिसमें 5 से 8 टन पर हेक्टेयर आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन, जो कि काफी अच्छा प्रोडक्शन है। अगर साइंटिफिकली अगर आप अच्छे से पूरी तरह से मैनेज कर कीजिएगा इसको बढ़ा करके 10,000 से लेकर के 12,000 तक आप स्टॉक कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 10,000 केजी यानी 10 टन, 10 टन आपको मिल जाएगा। एक्लेमेटाइजेशन के बारे में बात किया था जो कि ये है। सबसे पहले अगर हम लोग सीड लाएं तो इसको क्या करना है कि ऐसे ही बैग में ही आपको क्या करना है, पानी में डाल देना है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। कम से कम 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट इस तरह से रखना है। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो मछली स्ट्रेस में आ जाएगी, बच्चा जो है उसका, और वो मर जाएगी डालने के बाद। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली को डालने से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉकिंग के बाद कैसे पॉन्ड को मैनेज करना है ये हम लोग देख लेते हैं। तो स्टॉकिंग के बाद जो है लाइमिंग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फीडिंग होता है, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट होता है और हेल्थ केयर होता है। ये सारे टॉपिक्स हैं। इन सारे टॉपिक्स पे अगर आप लोग कहिएगा तो अच्छा सा मतलब एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। लाइमिंग करना जरूरी है। अगर पॉन्ड वाटर बहुत ज्यादा गंदा हो गया तो उसको साफ करने के लिए लाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्टिलाइजेशन तो जरूरी है ही प्लैंकटन ग्रोथ के लिए, ताकि वो लोग को भोजन पूरा मिल सके। और वाटर क्वालिटी मैनेज अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा पॉइजनस वाटर हो गया या फिर बहुत ज्यादा गंदा हो गया या फिर उसमें प्लैंकटन्स नहीं रहा या फिर पीएच उसका बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो उसके वजह से आपकी मछली मर सकती है, बीमारी फैल सकता है या फिर ग्रोथ आपका अच्छा नहीं मिलेगा। जो एवरेज जो प्रोडक्शन है पॉन्ड का, उसके लिए क्या करना है, काउ डंग कितना अप्लाई करना है, तो 500 केजी पर हेक्टेयर पर फोर्टनाइट यानी कि पर 15 डेज पे, और इसके साथ मिलाकर के 15 या फिर 10 केजी सिंगल सुपर फास्फेट पर हेक्टेयर में डालना है। और ये जो डोज का जो फ्रीक्वेंसी होगा 15 दिन होगा या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें प्लैंकटन्स कितना ग्रोथ किया हुआ है, प्लैंकटन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर प्लैंकटन्स अच्छा है तो डालने की जरूरत नहीं है 15 दिन पे, आप इसको बढ़ा के 1 महीना भी कर सकते हैं। अगर पोल्ट्री मैन्यूर्स डाल रहे हैं तो जितना आप काऊ का जो मैन्यूर डाले हैं, गोबर डाले हैं, गाय का जो गोबर डाले हैं उससे आधा डालना है, मुर्गा या फिर बत्तख का जो भी वेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि उसको जो फीडिंग करवाएंगे उसको फीडिंग के लिए क्या क्या चाहिए। तो राइस ब्रान हो गया, ग्राउंडनट ऑयल केक हो गया। तो राइस ब्रान के साथ अगर हम लोग ग्राउंडनट ऑयल केक मिलाते हैं या फिर इसके साथ ये मिलाते हैं, फिर इसके साथ ये मिलाते हैं, जो भी है, या फिर इसके साथ ये मिलाते हैं, मतलब एक इसमें से होना चाहिए और एक इसमें से होना चाहिए। कितना के रेशियो में, 1:1, यानी कि 50% इसका 50% इसका मिला करके हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बॉल बनाएंगे और बॉल बना करके
थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ज्यादा गीला नहीं करना, इस तरह से बॉल बनना चाहिए ऐसा, और ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए ताकि हम पानी में डालते ही क्या हो जाए, इधर उधर बिखर जाए, इस तरह से रहना चाहिए। इस इस तरह से बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे बोरा जो है, बोरा में ऐसा छेद बना लेंगे, देखिए यहाँ पे छेद है, छेद बना करके इसमें हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। डाल करके हम लोग ऐसे बांस का खंभा से के सहारे से हम लोग इसको पानी में लटका देंगे, जिसके क्या होगा कि मछली को जब भूख लगेगा तो इस छेद में है, इसको क्या करेगा, नोच नोच के खा लेगा। आंध्र प्रदेश में जैसे देख रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है आंध्र प्रदेश में ही होता है, तो वहां पे क्या खिलाया जाता है, तो ग्राउंडनट ऑयल केक और राइस ब्रान को मिक्स करके वही बॉल बना करके डाला जाता है गनी बैग में, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज है वहां पे। अगर बहुत ज्यादा घास है तो उसमें आप ग्रास कार्प डाल दीजिए। ग्रास कार्प में ये सब स्पेसीज है, हाइड्रिला है, सेराटोफाइलम है, नाजास है, डकवीड है, और भी टेस्टेरियल ग्रास है जो कि उसके ये इस पे रहता है, डाइक पे रहता है, यानी उसके बांध पे जो रहता है उसको नोच के ये खा लेती है ग्रास कार्प। और इसका ग्रोथ भी बहुत होता है, 3 से 4 केजी तक हो जाता है 8 से 10 महीना में ही। बहुत जरूरी है पॉन्ड बॉटम को मैनेज करना, यानी कि तालाब के जो सबसे नीचे वाला भाग है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। उसमें क्या होता है कि पॉल्यूशन के कारण जो आप लोग जो फीड देते हैं वो नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, अगर पूरा कंज्यूम नहीं करे मछली तो ओवर फीडिंग भी नहीं करना है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जब सड़ता है तो उसमें से गैसेस निकलता है, या फिर जो मछली का जो वेस्ट है उसमें से गैसेस निकलता है, टॉक्सिक गैसेस, और पॉन्ड बॉटम को पूरी तरह से गंदा कर देता है, जिसके वजह से उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण फिर क्या होगा, आपका मछली ऊपर आके उपलाने लगेगा। जब देखिएगा अगर मछली आपका ऊपर आके उपलाने लगे तो आप समझ जाइए कि उसमें नेटिंग करना जरूरी है, और नेटिंग करने से क्या होगा कि जो भी गैसेस होगा वो बाहर निकल जाएगा, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। नेटिंग भी कर सकते हैं साथ में, अगर आपके पास गाय भैंस है तो उसको भैंस को अगर उस पॉन्ड में डाल दीजिए, तैरेगा 1-1.5 घंटा तैरेगा तो क्या हो जाएगा कि आपका जो पॉन्ड का जो बॉटम है वो अच्छा से मैनेज हो जाएगा और गैसेस सब बाहर निकल जाएंगे, और फिर से आपका जो ये है वाटर ऑक्सीजनेट हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन अच्छा से मिल जाएगा। प्रीडेटरी एंड थीफ कंट्रोल में हम लोग देखें क्या करते हैं, जैसे बांस का ऐसे उसका ब्रांचेज के सहित है, यानी उसका शाखा के सहित हम लोग क्या करते हैं, पूरे चारों तरफ से लगा देते हैं, ये आप देख रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि आपका कोई चोरी नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि वो जाएगा और अ, अगर नेट वेट डालेगा तो उसका जाल फंस जाएगा, फट जाएगा, नहीं चोरी कर पाएगा, पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। साथ में अगर आपको प्रीडेटर से जैसे सांप से मेढक से करना है तो आप पॉन्ड के चारों तरफ फेंसिंग कर सकते हैं, यानी कि जाल लगा सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि सांप और मेढक आपके पॉन्ड में नहीं जाएगा और आपका मछली का ग्रोथ अच्छा होगा, मछली को नहीं मारेगा। हार्वेस्टिंग देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये हार्वेस्टिंग का फोटो है। 8 से 10 महीना बाद आप निकाल सकते हैं उसको। 600 से 750 ग्राम तक हो जाएगा, किसका साइज, रोहू और मृगल का साइज, लेकिन 1 केजी तक हो जाएगा आपका कतला का साइज। साथ में सिल्वर कार्प का साइज अगर आप देखें तो 1 केजी तक हो सकता है, और ग्रास कार्प का तो 3 से 5 केजी तक हो सकता है। ये 100% ऑफ द बॉडी वेट अगर फेड करेगा तो सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प। कॉमन कार्प का जो है वो ग्रोथ होता है 2.5 से 3 केजी तक हो सकता है 10 से 14 महीना में, 2.5 से 3.5 केजी तक। और एवरेज मार्केटेबल साइज इसका है 1.2 से 1.8 केजी तक। द फिश आर यूजुअली हार्वेस्टेड बाय द लार्ज सीन नेट बाय रिपीटेड ड्रैगिंग, यानी कि नेट ले लीजिए और बार बार ड्रैगिंग कीजिए, बार बार उसमें जाल चलाइए, उससे आपको मिलेगा, देखिए कितना आपका प्रोडक्शन मिला है। अगर आप साइंटिफिकली मैनेज कर रहे हैं तो 5 से 8 टन आपको मिल सकता है सेमी इंटेंसिव कल्चर में। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेंसी के लिए, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आपके तालाब में तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंटीग्रेटेड फार्म डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं आप हमसे। और किसी भी तरह का असिस्टेंस चाहिए फिश फार्मिंग से रिलेटेड तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाता रहूंगा। और आपको कोई टॉपिक पसंद है जिस पे मैं आपको वीडियो बना के दूं तो आप आपको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।